शुरुआती बच्चे जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप पहले अपना जो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है, जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, उन सब्जेक्ट को आप सबसे पहले फोकस कीजिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपके अंदर कि हाँ, मैं प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष और स्वागत है आपका कैमोमाइल टी विद टॉपर्स एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी में। तो आज हम जिस पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं वो आरएस 2018 में उन्होंने 18वीं रैंक अचीव की है। ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है जिसके बारे में हम जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रही है उनकी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की होगी, कैसा उन्होंने अपनी लाइफ जी होगी, वो सब चीज़ें जो आपको जानना है और जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब इन्हीं चीज़ों के बारे में हम मिलते हैं हुक्मी चंद जी रोलानिया सर से। सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने एक बहुत बड़ा सक्सेस अचीव किया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगा कि आपने भी एक अच्छी रैंक प्राप्त Thank you, की, sir. उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर कहाँ से है और कैसी इनकी एजुकेशन की लाइफ रही है, 10th 12th ग्रेजुएशन। जो हम सामान्य जो राजस्थान के हम लोग हैं तो सामान्यतः उनकी भी लगभग लाइफ ऐसी ही रहती है। तो देखते हैं कि सर का क्या रहा है एक बार। जी सर, यदि मैं अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन की यदि मैं बात करूं तो मैं राजस्थान के सीकर ज़िला है, सीकर ज़िले के खंडेला तहसील में एक गांव है दुलेपुरा, तो मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो फार्मर हैं और भैया हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। और मैंने अपनी जो एजुकेशन है, प्राइमरी जो एजुकेशन थी वो गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल से 8th क्लास तक की है। उसके बाद में मैंने आगे की जो अपनी 10th क्लास है और 12th क्लास की जो ग्रेजुएशन है वो सीकर ज़िले के नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी 10th और 12th की जो एजुकेशन है वो की है। तो ये मेरा एजुकेशन रहा है सर। गुड। तो 10th के बाद में सर सब्जेक्ट क्या रहा था आपका? जी सर, मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स था और उसके बाद में मैंने 12th में मैथमेटिक्स था। उसके बाद में मैंने आईआईटी और एनआईटी के लिए प्रिपरेशन किया। और उसके बाद में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है जो एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और वो मैंने 2016 में मैंने पास आउट किया। और तो ये ग्रेजुएशन मेरा एनआईटी कुरुक्षेत्र से रहा। अच्छा, एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा। जी सर, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की है। तो ये तो बहुत अच्छा ग्रेजुएशन इनका बैकग्राउंड रहा है। और एनआईटी की है इन्होंने। सर कौन सी स्ट्रीम से किया था? सर मैंने अपने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से परस्यू किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपने पहले तो एनआईटी कर ली और फिर उसके बाद में आप सिविल सर्विसेज की तरफ आ गए। जी जी। ऐसा क्या ऐसा चेंजिंग मोमेंट था कि आप इस तरफ मूव कर गए? जी सर, जो एनआईटी का जो था बीटेक करने का जो था उसके पीछे जो रीजन था, क्योंकि एक उस टाइम फ्लो था कि सब बीटेक ही कर रहे, तो हम भी बीटेक ही कर रहे थे। तो बीटेक एक रीजन तो हुआ था। दूसरा सर कि ठीक है मैथमेटिक्स ली थी तो उसमें ऑप्शन कैरियर ऑप्शन भी वही था और एक जॉब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बीटेक परस्यू किया था। लेकिन एक जो आइडिया था इन्हीं शुरू से ही, जब भी 10th 12th के बाद में कि करना सिविल सर्विस ही है, तो एक आइडिया था दिमाग में। लेकिन वो परस्यू करने का जो मौका मिला, क्योंकि हमें ग्रेजुएशन के बाद में ही वो चीज़ हम कर सकते हैं, तो उसके बाद में क्योंकि एक आइडिया तो मन में था तो कंटिन्यू वहाँ ना करके फिर मैंने यहाँ 2016 में ये प्रिपरेशन आरएस की प्रिपरेशन सर स्टार्ट की। तो जैसा सर आप कह रहे हैं कि एक आइडिया मन में था। जी सर। ये आइडिया बेसिकली कब से मन में था आपके? सर जो आइडिया की यदि बात करूं तो 10th क्लास में जैसे हमारे जो स्कूल था सीकर में, तो वहाँ हमारे सर डायरेक्टर सर थे, उनके फ्रेंड थे वो आरएस थे। तो अच्छा। वो हमारे कई बार मोटिवेशन स्पीकर्स के तौर पे वो हमारे आते रहते थे। तो उनको जब देखा तो एक लगता था कि हाँ बिल्कुल उनकी जो अपन देखते हैं सर अपन हमारे राजस्थान में की रेपुटेशन कितनी है इस पोस्ट की, तो जो सोशल प्रेस्टीज है इस पोस्ट की तो वो बहुत बेहतरीन है, तो वो अट्रैक्ट करती है। तो वो चीज़ें उसके कारण थोड़ा सा एक मन में था। बिल्कुल हाँ। तो स्कूल में जैसे झंडारोहण के दौरान आते हैं, जी जी, मुख्य अतिथि बनते हैं, बिल्कुल मेन चेयर पे वो बैठते हैं। तो वो लगता है कि हम भी कभी कि हम भी यार यहाँ बैठे कि इतनी इनको कितनी रेपुटेशन दी जा रही है। तो वो ही कि एक सोशल प्रेस्टीज कितना है उस चीज़ का, वो चीज़ अट्रैक्ट बिल्कुल सही बात है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि आपको अपना जो एक गोल है वो पहले ही डिसाइड कर लेना है
क्योंकि अगर हम अचानक से किसी गोल को डिसाइड करते हैं तो ज़रूर उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर हमें कम समय में सक्सेस अचीव करनी है तो हमारा जो एजुकेशन चल रही होती है या 12th 11th या ग्रेजुएशन के टाइम पे भी हमें सोच लेना है कि आगे हमें कौन सी फील्ड में जाना है मतलब। जी। तो जैसे कि सर आप तो मैथमेटिक्स से रहे थे जी। और एनआईटी की थी आपने, जी। तो काफ़ी बैरियर्स तो आपने फील किए ही होंगे इस दौरान। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसे कौन से ऐसे बैरियर्स थे कि आप जब मूव कर रहे थे तो आपको उन सभी बाधाओं का सामना करना पड़ा? जी सर, मूव कर जब अब मैं, क्योंकि बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का था और सिविल सर्विस में जो मैं मोस्टली जो सब्जेक्ट हैं वो क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, बिल्कुल। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी बिल्कुल हमारे लिए नए हैं। लेकिन क्या शुरू से ही मेरी क्या एक आदत रही है, और मैं जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं स्पेशली उनको बोलना चाहूँगा, स्टूडेंट्स के साथ ही, कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एक आदत डालें न्यूज़पेपर पढ़ने की। यदि आपकी इनिशियली यदि आप 8th क्लास से 9th क्लास से उसके साथ यदि आपकी हैबिट है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उससे आपका क्या कनेक्शन जो है कि ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट के साथ का कनेक्शन है वो बन जाता है। तो मुझे हालांकि थोड़ी सी कम दिक्कतें फेस हुई, क्योंकि मैं शुरू से मेरा थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट थे उनमें भी मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली आर्ट्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट के, तो उसके लिए हमें थोड़े से बुक्स ज़्यादा पढ़नी पड़ी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ा, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन में के लिए डेडिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना पड़ा। बिल्कुल। तो मतलब कहने का आपका ये है कि अगर आपका टारगेट है 10वीं 12वीं के आसपास, तो आप अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो वो ग्रेजुएशन में आप आईआईटी वगैरह ये करें या वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें, क्या बेटर रहेगा? नहीं सर, ये मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये एक पर्सनल चॉइस होती है, इंडिविजुअल चॉइस होती है कि आप यदि आप कैपेबल हो और आपको लगता है कि मुझे मैथमेटिक्स के साथ आईआईटी एनआईटी परस्यू करना चाहिए और आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, वहाँ पे भी जा सकते हो। आपको लगता है ह्यूमैनिटीज़, आप इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में, आप ह्यूमैनिटीज़ कर दी। आजकल तो देखते हो आपकी दोनों फील्ड से, हर फील्ड से जो बच्चे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये तो मैं, क्योंकि ये पर्सनल चॉइस होगी हर इंसान की, तो मैं उसमें तो सिंपल सा तो ये है कि हम कह सकते हैं कि आप अगर किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, तो आप मतलब सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसमें कुछ बैरियर्स ज़रूर आते हैं, लेकिन वो जो नई चीज़ होती है वो हम कैच करने में हमारे लिए मतलब बहुत ईजी हो जाता है, मतलब क्योंकि जो पुरानी चीज़ें होती है शायद तो हम उनको वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, तो नई होती है तो उसमें पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आगे चलते हैं कि सर ये बताइए, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस, आपने कोई काम किया, जैसे ही आप एनआईटी पास आउट हुए तो कोई काम किया आपने? नहीं सर, हालांकि कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन मैंने जो वहाँ से कंटिन्यू नहीं किया था। क्योंकि उसी के टाइम जैसे 2016 में मैं पास आउट था, तो उसी टाइम एक ये RS 2016 की वैकेंसी आई हुई थी, तो मैंने फॉर्म फिल किया था और मैंने अपनी प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट की थी। तो उस टाइम मेरा कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था सर। ठीक है, तो अब जर्नी शुरू होती है सर की RPSC से रिलेटेड, जो कि हमारे राजस्थान का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, और RS जो है वो राजस्थान का सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम है, जो आपको पता ही है। तो सबसे पहला अटेम्प्ट आपका 2016 रहा। जी यस सर। ठीक है, तो 2016 में आपने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारे क्वालिफाई कर लिए थे। जी हाँ, तो एक बार सर ये बताइए कि आपकी 2016 के टाइम पर क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी और उस दौरान आपकी रैंक क्या रही? जी सर, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 16 में पास आउट था, तो उस टाइम मुझे क्या टाइम थोड़ा सा कम मिला था, बट फिर भी मेरी जो रैंक थी 531 रैंक रही थी, 531 मेरी रैंक थी, और पहला ही अटैम्प्ट था मेरा, लगभग 6-7 महीने मुझे मिले थे। उस टाइम जो यदि मेरी प्रिपरेशन की यदि मैं बात करूं, तो मैं उतनी बढ़िया मेरी प्रिपरेशन सर नहीं थी। मैंने नोट्स पढ़े, कुछ बुक्स पढ़ी थी। मेरी सबसे बड़ी कमी रही थी कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। हालांकि मैंने कुछ बुक्स है, स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, हम जो आगे बात भी कर लेंगे उसके बारे में, तो वो मैंने पढ़ी थी, नोट्स पर भी पढ़े थे, लेकिन एक राइटिंग जो पोर्शन है, हम राइटिंग स्किल पर थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पाया था। उसके कारण हालांकि कुछ उसी के कारण रैंक कम रही, तो वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत रही थी सर। ठीक है जी सर। लेकिन फिर भी आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में 531 रैंक प्राप्त की, वो बहुत अच्छा अचीवमेंट था। जी सर। फिर आपने सेकंड अटैम्प्ट दिया जी, और 2018 में सर ने 18वीं रैंक अचीव की, जिसका अभी 13 जुलाई को रिजल्ट आया था 2021 में। तो सर इतना बड़ा चेंज 531 से 18वीं रैंक आना, यानी कि कुछ तो ऐसा आपने चेंजेस लाए होंगे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कि उसमें कई सारी चीज़ों पर आपने फोकस किया होगा, जो मिस्टेक्स की होगी उनमें बदलाव किया होगा। जैसा कि हम सभी स्टूडेंट्स के साथ में होता है, एक बार अगर सक्सेस नहीं मिलती है, दूसरी बार हम फिर ट्राई करते हैं।
तो किन चीज़ों को सुधारें, किन चीज़ों पर फोकस करें, कैसी हमारी स्ट्रेटजी रहे। तो सबसे पहले सर हम बात करेंगे प्रीलिम्स वाली स्ट्रेटजी पर, क्योंकि प्रीलिम्स सबसे पहली स्टेज वही है, अगर वो क्वालिफाई नहीं होगा जी तो फिर मेंस वेंस और किसी काम के नहीं है। जी बिल्कुल। तो पहले तो हमें प्रीलिम्स के बारे में बताइए सर व्यूअर्स को कि पहले आपकी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स को लेके कैसी थी। जी, तो सर यदि मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो प्रीलिम्स की तो आप सभी को पता है कि जैसे नोटिफिकेशन भी अभी 2021 का आ चुका है, तो प्रीलिम्स की और मेंस की यदि मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, सबसे पहले प्रीलिम्स की, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रिपरेशन का, वो होता है कि आपके पास जो सिलेबस है आपका प्रीलिम्स का और जो मेंस का जो सिलेबस है उसकी हार्ड कॉपी आपके पास बच्चों होनी चाहिए। उसके बाद में वो सिलेबस आपको टू द पॉइंट आपको याद होना चाहिए, मतलब क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या पता होगा, यदि आपके पास सिलेबस होगा तो आपको पता होगा कि आपको कितना पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी, तो एक आपका जो दायरा है वो सीमित हो जाएगा उसके बाद में पढ़ने का। यदि हम स्ट्रेटेजी की बात करें कि प्रीलिम्स के लिए क्या करें, तो प्रीलिम्स के लिए आपको करना है कि आपकी प्रिपरेशन यदि आपको स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए। सबसे पहले आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट एक दिन में ले लीजिए, हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया और एक राजस्थान का सब्जेक्ट ले लिया। 3 सब्जेक्ट आपने ले लिए। अब उसमें टारगेट बनाए कि मुझे आज भी 10 पेजेस पढ़ने हैं, इसके 10 इसके 10 इसके। आप कभी भी आवर्स के हिसाब से मैं आपको रेफर करूंगा कि आवर्स टारगेट बेस आप स्टडी कीजिए, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स के लिए ये कीजिए। और प्रीलिम्स में यदि हम बात करें, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है लेकिन क्वालिफाई करना है, जब नहीं क्वालिफाई करोगे तो मेंस में जाओगे कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, मॉडर्न है, पॉलिटी है, राजस्थान का सेक्शन है, इकोनॉमिक सर्वे, बच्चे राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे मिस कर देते हैं और लगभग 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से आते हैं। ये है मैथ रीजनिंग है। ऐसे जो सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट हैं जहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, आप उन पे फोकस करिए। लेकिन यदि आप प्री और मेंस के कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, सर कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो वो कॉमन है, तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा आप उनको अलग मत कीजिए। प्रीलिम्स और मेंस की कुछ तैयारी है उसको आप कंबाइन रखिए। तो प्रीलिम्स के लिए कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो उनको प्रीलिम्स और मेंस एक ही मान के चलिए और एक साथ उनकी तैयारी कीजिए। तो प्रीलिम्स के लिए मैं आपको यही रेफर करूँगा। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि सर ने बताया कि जो सिलेबस है हमारा वो हमें कंठस्थ होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। कई बार सर बच्चे लाइव क्लासेस में आते हैं कि सर ये क्लासेस जो है ये पटवार के लिए चल रही है कि नहीं चल रही, जैसा आपने भी फील किया है, बिल्कुल, है ना। तो ये चल रही है कि नहीं चल रही, या ये एसआई के लिए है, या ये आरएस के लिए, या रीट के लिए है। जी जी। तो उन बच्चों को ये पता नहीं है कि सिलेबस, और कई बार है ना एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है ना, जैसे 15 दिन एग्जाम के बच रहे हैं, तब सिलेबस का पीडीएफ मांगते हैं बच्चे कि सर एक बार सिलेबस भेज दीजिए। तो ये तो हमारी प्रिपरेशन का सबसे पहला फेज यही है कि जो आरपीएससी या आपके एग्जाम जो भी ऑर्गेनाइज करवाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी साइट पर अवेलेबल होता है, उसे तुरंत डाउनलोड करें, डाउनलोड करके प्रिंट आउट रखें और मार्क करते चलें कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम कोरिलेट कर लेते हैं उस सिलेबस से भी कि ये हमारे काम का है कि नहीं है। बिल्कुल है ना। कई बार न्यूज़ पेपर पढ़ने में सर कई बार प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को, तो उनको लगता है कि वो न्यूज़ उनके काम की है कि नहीं, तो सिलेबस से सीधा कोरिलेट कर जाती है। अगर न्यूज़ तो काम की है और अगर नहीं करती है तो नहीं है काम की, सिंपल सा है। तो ये तो रही सर की प्रीलिम्स की। सर एक क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या टॉपर्स को भी प्रीलिम्स से डर लगता है? बिल्कुल सर, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और क्वालिफाई यदि आप नहीं हुए तो आप मेंस के लिए कहाँ जाओगे। तो डर बिल्कुल होता है, क्योंकि वहाँ फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं प्रीलिम्स में वो ज़्यादा होती हैं, तो ज़्यादा डर वही लगता है। तो आपकी एक इतनी स्ट्रेटेजी तो होनी ही चाहिए, आपको 2 4 5 टेस्ट दे लेने चाहिए प्रीलिम्स के टाइम में, 4 5 टेस्ट आपको दे लेने चाहिए, क्योंकि डर होता है हर इंसान के कि यार प्रीलिम्स में रह गए तो फिर जो आगे की जो जर्नी, इतनी जो प्रिपरेशन हमने की है तो उसका क्या होगा। तो एक डर बिल्कुल होता है, वाजिब डर होता है, सबके साथ ये होता है, क्योंकि आप पहले टॉपर्स थोड़े ना हो, आप तो बाद में टॉपर्स बनोगे। उससे पहले तो आप सारे के सारे कौन हो, एस्पिरेंट्स हो, और एस्पिरेंट्स हो तो तब तो डर तो सबके वाजिब है, एग्जाम का जो डर है वो रहेगा। तो जैसा कि सर अभी आरएस 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है और ये दुविधा में फंसे हुए हैं स्टूडेंट्स की अभी, मतलब प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें या दोनों की साथ तैयारी करें, तो कैसे करें, क्योंकि 3 महीने या मुश्किल से 4 महीने जहाँ तक है, और फिर उसके बाद में भी मेंस के लिए नहीं मिलेगा। जो पहले से मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो इसका बेनिफिट भी होगा। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए सर अभी इन 3 महीनों की जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है वो कैसे बनाएं, कि मेंस के साथ बनाएं या उसे अकेला ही रखें? बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई स्टूडेंट्स, कई एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन चल भी रहा होगा अभी कि हम तैयारी प्रीलिम्स की करें या फिर मेंस की करें। तो मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगा कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में सर कॉमन है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है,
राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है, तो ऐसे सब राजस्थान का जो पोर्शन है वो सब्जेक्ट दोनों में है कॉमन। तो आप प्रीलिम्स और मेंस को एक ही मान के चलिए उन सब्जेक्ट्स को लेके कि हिस्ट्री कर रहे हो तो आप प्रीलिम्स के भी कर रहे हो और मेंस के लिए भी आप कर रहे हो। और जिन बच्चों को जो इनिशियल जो शुरुआती बच्चे जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप पहले अपना जो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है, जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, उन सब्जेक्ट को आप सबसे पहले फोकस कीजिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपके अंदर कि हाँ मैं प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हूँ, और साथ में आपकी जो मेंस की जो चीज़ें हैं वो भी प्रिपेयर हो जाए। और साथ ही में जो पहले से बच्चे प्रिपेयर्ड हैं, जिन्होंने कुछ तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप साथ में आप शुरू में थोड़ा सा मेंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार आपको मेंस के लिए हालांकि जनरली टाइम मिल जाते हैं, लेकिन इस बार कि जैसे कोर्ट केसेस ना हो तो हो सकता है कि सर पंचवर्षीय योजना साबित ना हो ये वाली और जल्दी ये एग्जाम हो जाए, तो आपको टाइम मेंस में कम मिलेगा। तो जो बच्चे ऑलरेडी थोड़े से प्रिपेयर हैं वो पहले मेंस को टाइम दे, 2-3 महीने, लास्ट का 1-1.5 महीना है वो डेडिकेटेड आप कीजिए प्रीलिम्स को। बिल्कुल। तो सबसे मतलब कंक्लूड यही है कि आपको जो अगर प्रिपरेशन करनी है और जो पहले से मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और लास्ट का 1-1.5 महीना आप लास्ट में प्रीलिम्स में फोकस कर देना। बिल्कुल। और जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे एकदम अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको यही है कि अभी आप वो कोर सब्जेक्ट देख लो जो मेंस प्रीलिम्स दोनों में कंबाइंड है, और उनकी अच्छे से तैयारी करो। ये है बात। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले बात, ठीक है प्रीलिम्स की हमने बात कर ली है, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि मेंस के लिए जब हम तैयारी कर रहे होते हैं या प्रीलिम्स के साथ में, मतलब क्योंकि बुक्स लगभग सेम सी होती है ना, जी। तो हम कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें भाई? एक तो एजुकेटर से नोट्स मिल जाते हैं, वो तो ठीक है जी। इसके अलावा बच्चे अपने लेवल पर भी कहीं ना कहीं नोट्स मिल जाते हैं, आजकल आपको पता है कि टेलीग्राम पड़े हैं तो वहां से भी मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ बुक पढ़ना हो मान लो हमें, तो वो कहाँ से पढ़े फिर हम? जी बिल्कुल। तो सर मनीष सर की बात करें कि मेंस में हमें क्या पढ़ना है, तो मेंस क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मेंस ही है, 800 नंबर का मेंस है और 100 नंबर का इंटरव्यू है, तो आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो मेंस से बनने वाली है। तो यदि परफॉर्मेंस आपको मेंस में बेटर करनी है, तो सबसे पहले आपके पास एक बेहतरीन कंटेंट होना चाहिए। जब तक आपके पास बेहतरीन कंटेंट नहीं, आप बेहतरीन लिख नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। तो सबसे आप बेहतरीन कंटेंट को प्रिपेयर कीजिए, और उसको बाद में आप राइटिंग प्रैक्टिस के जरिए आप रिप्रेजेंटेशन आपका बेहतरीन होना चाहिए। अब आपको होगी सर कंटेंट कहाँ से लेके आए बेहतरीन, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। यदि मैं बुक लिस्ट की यदि बात करूं, तो सर सबसे पहले मैं मेंस में बच्चों को जो एस्पिरेंट्स हैं उनको रेफ़र करना चाहूँगा कि आप राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं, राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हमारी चल रही हैं 11th और 10th की 12th की जो बुक्स हैं, और कुछ हैं जो 9th और 10th की बुक्स हैं। जैसे राजस्थान बोर्ड की हिस्ट्री की बात करें तो 9th और 10th की बुक्स चल रही हैं अभी। उसके बाद में साइंस की यदि बात करें तो 9th और 10th में साइंस की बुक्स हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो 11th और 12th की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है। इसके बाद में बिहेवियर की 10th और 11th और 12th की बुक है। इसके बाद में हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट काफ़ी अच्छी बुक है। इंडियन हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। तो राजस्थान बोर्ड की आप बुक्स, पहला मेरा जो सजेशन रहेगा बच्चों को, जो रेफरेंस रहेगा वो यही रहेगा। उसके बाद में यदि हम बात करें कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स इनके अलावा, तो नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में यदि बुक्स पढ़ना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, कुछ कोर सब्जेक्ट हैं जो बड़े वाले सब्जेक्ट हैं, आप उनके लिए, छोटे सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप नोट्स प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े सब्जेक्ट हैं सर, जैसे हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में बाइबिल है अपना सबका, लक्ष्मीकांत है, तो मैं लक्ष्मीकांत कहना चाहूँगा। और साथ में थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि जैसे इक्वलिटी क्या होती है, फ्रेटर्निटी क्या होती है, ऐसी जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना बेसिक, उसके लिए आप एनसीईआरटी की को रेफर कर सकते हैं या फिर राजस्थान बोर्ड की बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना कि यार किस चीज़ का मतलब क्या होता है वो पता चले। और साथ में लक्ष्मीकांत है। इसके बाद में यदि मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया में आप मेंस के लिए विपिन चंद्रा को रेफर कीजिए, काफ़ी बेहतरीन बुक है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम को आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फैक्चुअल जो नॉलेज है वहाँ उसके लिए रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की बात करें तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की सर एक बहुत अच्छी बुक आती है, जैन एंड माली। बिल्कुल। तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। और यदि हम बात करें बाकी सब्जेक्ट में, जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो महेश वर्णमाल है, वो है। बाकी आप नोट से भी कर सकते हो। राजस्थान बोर्ड की 11th क्लास की बुक है, उससे भी आप रेफ़र कर सकते हो। तो ये कुछ हैं स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हो। बाकी जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनको आप सर जो नोट्स हैं आपके वहाँ से आप। बिल्कुल। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके पास में 3 चीज़ें हैं जी। एक आपको एजुकेटर के द्वारा प्रोवाइड कराए गए नोट्स, या आप जहाँ से भी कलेक्ट कर रहे हैं वो नोट्स।
एक हो गई आपकी कुछ बेसिक फंडामेंटल बुक्स, मतलब बिल्कुल जिनको आपको पढ़ना अनिवार्य है, और कुछ बुक ऐसी है जिन्हें आप रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं, वो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, बिल्कुल। तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात कि जैसे इंटरव्यूज होते हैं टॉपर्स के, तो वो बुक लिस्ट बताते हैं। जी सर। सच सच बताना, आपने यही पढ़ा? क्योंकि बच्चे जो हैं क्यों आपको फॉलो करेंगे सर, क्योंकि आपकी रैंक, तो आपने जो पढ़ा ना बस आप तो वो बता दो बच्चों को। बिल्कुल नहीं सर, मैं मनीष सर आपको बताऊं तो ऑनेस्टली ये ही मैंने पढ़ी है, और मैं आपको ज़्यादा कहूँगा कि आप ज़्यादा चीज़ें मटेरियल इकट्ठा मत कीजिए। एक एक किताब, एक नोट्स जहाँ से भी आप ले रहे हो वो नोट्स ले लीजिए, उसके बाद में आप एक एक बुक ले लीजिए, एक राजस्थान बोर्ड की। ज़्यादा कंटेंट आज के ज़माने में क्या सर, टेलीग्राम भरा पड़ा है, इतने सोर्सेज भरे पड़े, मार्केट में इतने सोर्सेज हैं, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसको पढ़ूं और किसको छोड़ूं। ये बच्चों को ये पता नहीं होता है छोड़ना किसको होता है। एक एक फैक्ट के लिए अलग अलग बुक को इतनी सारे बुक्स रेफर कर लेते हो, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप 10 बुक पढ़ो, उससे बढ़िया एक बुक को 10 बार पढ़ो, लेकिन एक बुक भी 10 बार अच्छी बुक जो है, जैसे मैंने आपको रेफर की, तो मैंने ऑनेस्टली यही बुक रेफर की है। आप मेरे आके चेक कर सकते हो मेरे रूम पे आप, यही है सर, बिल्कुल फॉलो किया है और मैंने चेक भी किया है। बिल्कुल सर, है ना, मैंने तो देखा है सर। बिल्कुल। तो बात ये है कि मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए हमें कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। अब देखिए सर, कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, आप तो शायद हिंदी मीडियम से ही, जी सर, है ना, मैं भी हिंदी मीडियम से ही रहा, जी। तो लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, और उनको सामान्यतः ये प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश मीडियम की बुक्स जो है वो राजस्थान वाले कंटेंट की अवेलेबल नहीं रहती मार्केट में। बिल्कुल। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए सर? जी सर, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ यूपीएससी में दिक्कत है ना, वो दिक्कत यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ है। ये बदलाव है, ये राजस्थान का है, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में आप सब जानते हो हिंदी मीडियम का थोड़ा सा क्रेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मटेरियल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो सारी हिंदी में है। तो ये बिल्कुल क्राइसिस है बच्चों के सामने कि वो इंग्लिश का उनके पास मटेरियल कहाँ से मिले। तो इसके लिए आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स तो आपको इंग्लिश में मिल ही जाएंगी, राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी, क्योंकि वो भी पैरेलली अवेलेबल है। कुछ बुक्स से हालांकि कुछ बुक नहीं मिलती, लेकिन आजकल तो जैसे सिलेबस को एनसीईआरटी बेस कर दिया 11th और 12th को, तो वो आपको वैसे एनसीईआरटी से आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ ठीक है। अब बात करें कि इंग्लिश मीडियम के बाकी कंटेंट की, नोट्स की, तो उसके लिए आप या तो कोई अच्छे एजुकेटर को आप रेफ़र कर सकते हो, कुछ एजुकेटर हमारे हैं भी यहाँ पे, तो आप उनके साथ पढ़ सकते हो, उनसे आप नोट्स ले सकते हो। इसके अलावा कुछ सोर्सेज और मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उन मार्केट पे, या फिर आप खुद अपनी तरफ से थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को डालना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा जोर तो आएगा, क्योंकि आपको मटेरियल, जैसे आप हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री है, और उसका कहीं पे भी आपको इंग्लिश में बहुत कम रेयर चांसेस में मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ, या तो आपको हिंदी में वहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं, फिर अपने आप को ट्रांसलेट आपको ही करने पड़ते हैं, तो वो एक है, स्ट्रगल है बच्चों के साथ। और थोड़ा इंटरनेट का यूज़ भी तो आप इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा। जी, सही बात है। तो एक तो मेंस की हमने बुक लिस्ट और प्रीलिम्स की बुक लिस्ट, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बात कर ली। अब सर ये बताइए, आपकी कई सारी मिस्टेक्स तो आपने की होगी, बिल्कुल, है ना, और जब पहला अटेम्प्ट था तब भी आपने कई मिस्टेक्स की है, जब सेकंड अटेम्प्ट था तब भी कुछ मिस्टेक्स रही होगी, आपकी रैंक 18 आ गई, लेकिन कुछ मिस्टेक ऐसी होगी जो बच्चे नहीं करने चाहिए, उन लोगों को, स्टूडेंट्स को नहीं होना चाहिए, उस चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉमनली करते हैं, और क्या सुधार किया जाना चाहिए उन मिस्टेक्स में? जी सर, मिस्टेक की यदि बात करूं तो सबसे पहली मिस्टेक मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, वही मेरी बात कि बच्चों को सिलेबस याद नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस को याद कर लो, और सिलेबस का हार्ड कॉपी निकाल लो, जो टॉपिक हो गया उस पर टिक करते जाओ। सबसे पहली मिस्टेक करते हैं जो जनरली, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यही मिस्टेक की थी, मेरे पास सिलेबस था ही नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं था सिलेबस का कि क्या क्या अपने टॉपिक है। सेकंड में मैंने उसको चीज़ को सुधारा। सेकंड जो मिस्टेक होती है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, और राइटिंग प्रैक्टिस में बात है कि कितना बेहतरीन आप आंसर लिखते हो, तो वो बेहतरीन आंसर लिखने की प्रैक्टिस आपके पास कैसे आएगी? जितने ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ दोगे। तो मेंस के लिए ज़्यादा लिखिए, प्रीलिम्स के लिए मैं आपको ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दीजिए, 4-5 टेस्ट सीरीज आप दो तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। इसके अगला तीसरा पॉइंट यदि मैं आपको कहूँ, ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज पे डिपेंडेंट मत रहिए। एक सोर्स लीजिए, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन सबसे मस्ट चीज़ है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा मस्ट जो चीज़ है वो रिवीजन है। एक और यदि मैं चीज़ बताऊं कि एस्पिरेंट्स करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो क्या है?
कि वो लापरवाह हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में। वो क्या करते हैं कि ठीक ठीक है 5 दिन पढ़ लिया, 2 दिन छुट्टी मार ली, 3 दिन घूमने चले गए। नहीं, रेगुलरिटी Continuity हाँ होनी कॉन्टिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल। और अपने आप को डिसिप्लिन रखिए। जितनी लंबी आपकी प्रिपरेशन है, जर्नी काफ़ी थोड़ा सा लंबा होता है। राजस्थान का आप जानते हो, बिल्कुल सर, पंचवर्षीय बिल्कुल, योजना अपन बिल्कुल। इसको जनरली बोलते भी हैं। तो ये लंबी जर्नी होती है, तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आप भटक जाओगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, आप बिल्कुल। उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दोस्तों बात यही है कि टारगेट आपके दिमाग में रहना चाहिए, बस उस टारगेट पर फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। और जो आसपास की चीज़ें हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है, ऑब्वियसली हमें परेशान करने की कोशिश करता ही है। करता है। तो बस उस एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान मत दो, आपको बस फोकस करना अपने लक्ष्य पे। जो बुक लिस्ट बताई जा रही है उस बुक लिस्ट को फॉलो करो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उन चीज़ों को फॉलो करो। तो ये तो सारी चीज़ें हैं ही। और अब आगे चलते हैं सर, और आप ये बताइए कि जब हम मिस्टेक्स की बात कर रहे थे तो एक मिस्टेक में आपने बता रहे थे कि हम आंसर राइटिंग घर पे करें। बिल्कुल। कई स्टूडेंट्स का ये रहता है कि आंसर राइटिंग घर पे तो कर लेंगे, लेकिन करें कैसे, लिखे कैसे, है ना, क्या सही है क्या गलत है, कैसे फील करें, क्योंकि पता लगे कि कहीं गलत ही चीज़ की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, है ना, तो लास्ट तक कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो ये करें कैसे, मतलब मेन क्या है ये? बिल्कुल सर, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि मेंस लिखना, आपको सब कुछ लिखना है और मार्क्स आपको वहीं से लेने हैं। बिल्कुल। तो आपकी सबसे बढ़िया जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो वहीं पे होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि सर स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या घर से करूँ या टेस्ट सीरीज से करूँ? तो देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली जाके टेस्ट में लिखते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं टेस्ट में नहीं लिख पाते। तो उनको क्या हो सकता है कि आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। कैसे करें सर? तो मैं तो ये कहूँगा 13 के पेपर हैं, 16 के पेपर हैं और आपके 18 के पेपर आपके अवेलेबल हैं मेंस के। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट कीजिए ना। वो कॉपी है, कॉपीज़ के ऊपर वहीं क्वेश्चन लिखा होता है, उसी में स्पेस दी हुई होती है। तो सबसे पहले आप सर वहीं से स्टार्ट कीजिए। यदि आपको वो क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो आप अपने फ्रेंड से, आपका एक फ्रेंड सर्किल, मैं कहूँगा आपका एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्किल नहीं होना चाहिए, छोटा सा जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका सर्किल होना चाहिए। उनसे आप क्वेश्चन लीजिए, उस क्वेश्चन को आप लिखिए और उसको अपने फ्रेंड को, यदि आप जहाँ पे कुछ कर रहे हो तैयारी को, अपने टीचर्स को, अपने एजुकेटर्स को, आप उनको भेजिए और आप उनसे पूछिए कि सर क्या कमी है और क्या मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो यदि इनिशियली बात करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और आप फिर अपने फ्रेंड से, अपने जो भी सीनियर है उनसे आप गाइड ले सकते हो। यदि बात करें कि उसके बाद में अगला स्टेप, तो अगली स्टेज होती है आपकी टेस्ट सीरीज की। जब आप टेस्ट सीरीज लिखोगे तो वहाँ पे आपके साथ इवैल्यूएशन होगा, आप अपने टॉपर्स को भी देखोगे, साथ वालों को देखोगे कि उन्होंने कैसा लिखा है, तो उससे आप कंपैरिजन करके वो कर सकते हो। और यदि मैं आपसे बात करूँ कि कैसे बेहतरीन आंसर लिखें सर, तो बेहतरीन आंसर लिखने का मेरी जो स्ट्रेटजी ये थी कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप सबसे पहले डालिए, क्योंकि जो चेक एग्जामिनर जो होता है वो आपके लास्ट तक जाके वो चेक नहीं करता। तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं या तो उनको अंडरलाइन कीजिए या उनको सबसे पहले लिख दीजिए, क्योंकि उसको जो कीवर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड, आप कितने बेहतरीन कीवर्ड यूज़ करें अपने में और उन कीवर्ड को सबसे पहले लिख दीजिए। बाकी बात है, ता है, ती है, जो करता है करती है, खाता है खाती है, वो नीचे लिखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। सही बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जो सारे बच्चे मेहनत करते हैं, सारे इंटरव्यू तक जाते हैं, लेकिन फिर भी क्यों बराबर मेहनत रहती है सभी की, सब इक्वली इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है? रिप्रेजेंटेशन में। आप प्रेजेंटेशन उसको, कि आप उसको दिखा दो, कि उसको मजबूर कर दो, आप पाई चार्ट बना दो, आप मैप बना दो, आप सारणी बना दो, टेबल बना दो। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको जितनी आसानी से आप समझाओगे, जितनी आसान भाषा में आप एग्जामिनर को समझाओगे, वो आपको इतने ही बेहतरीन मार्क्स देने वाला है। तो मतलब प्रेजेंटेशन को आप बेहतरीन पैराग्राफ फॉर्मेट में ना देके पॉइंट्स है, सारणी है, इन चीजों पर उन पे आप यदि जहां तक पॉसिबल है, जहां तक पॉसिबल इनका यूज कीजिए। अब हालांकि जब क्वेश्चन की डिमांड है तो वो अलग बात है, लेकिन ये पॉसिबल है। अच्छा सर, ये क्वेश्चंस में वर्ड्स लिमिट्स का कई बार इशू रहता है कि जितनी लाइंस छूटी हुई है, वो तो अगर हम 20 शब्दों की बात करें 50 शब्दों की, तो वो लगभग 20 शब्दों की लाइंस 50 शब्दों की छूटी हुई है। जी। तो क्या करें उस इतने स्पेस का, उसे खाली छोड़े तो लगता है, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ऐसा लगता है कि जैसे 2 लाइन में 20 शब्द हो जाते हैं, अब 2 लाइन खाली रह गई तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब इसने कुछ लिखा ही नहीं, है ना? तो उसको भर दें या क्या करें, मतलब ऐसे बिल्कुल सर, इश्यूज होते हैं जी। मेंस में सर होता क्या है कि हमारे क्वेश्चन होता है और उसके नीचे जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 15 वर्ड्स में लिखना होता है, तो वहाँ पे लाइन 3-4 दे रखी है कि आप 40 का लिख दो।
हाँ तो मैं कहूँगा यदि क्वेश्चन की डिमांड है और आपके पास अच्छा कंटेंट है तो आप लिख दो, हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो काउंट करने नहीं बैठता और कभी काउंट नहीं करता। बिल्कुल तो सही आप बात। लिख दीजिए यदि आपके पास अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, ऐसे उलूल जुलूल चीज़ें मत लिखिए। अच्छी चीज़ है, कंटेंट, तो आप बिल्कुल उसमें 15 में आप 20-30 लिख दीजिए, कोई इशू बिल्कुल नहीं होता। तो मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने किया है और मुझे कभी इसका लॉस नहीं हुआ है, बिल्कुल आप भी बिल्कुल। कर सकते अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर ये रहता है कि मेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हैं। जी सर। तो क्या करें? मतलब कोई क्वेश्चन मान लो आ ही नहीं रहा है, जी जी तो उस क्वेश्चन के लिए क्या करें? उसको छोड़ें या उसमें कुछ लिखें? क्योंकि कुछ तो टीचर्स ये सलाह देते हैं कि लिख दो, जी जी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। बिल्कुल। और कुछ ये सलाह देते हैं कि नहीं स्किप कर दो, तो स्किप करने से भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लिखना चाहें, क्या पता जी एक नंबर मिल जाए, जी जी है ना, 2 में से 5 में से। तो बिल्कुल क्या करें सर उस जगह ऐसे? बिल्कुल सर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप रिस्क ले सकते हो। हाँ आपको रिस्क लेना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि क्या पता आपको हाफ मार्क्स मिल गया, 5 में से आधा नंबर मिल गया। उसने सोचा कि यार लिखा है तो दे देता हूँ, पेन की स्याही इसने खराब की है, तो भी बिल्कुल वो आपको आधा मार्क्स, और आधे मार्क्स से रैंक कई बार बदल जाती है, 5-7 बिल्कुल रैंक चढ़ 5-7 जाती रैंक्स है। बदल यदि जाती है। आधा मार्क्स एक जगह लिख रहे हो, 4-5 जगह लिख दिया तो 2-3 नंबर चढ़ गए और आपकी रैंक कितनी बिल्कुल चढ़ी। बिल्कुल। तो ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है, क्यों नेगेटिव कुछ जा ही नहीं रहा आपका, हाँ बिल्कुल सही तो आप बात है। कीजिए। तो उसमें आप लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए, हालांकि रेलेवेंट लिखिए, ऐसे नहीं हाँ महाभारत लिख के आगे कि ये था राम हाँ, वो धूम कुछ बोल और बात ही तो लिख हाँ दिए हैं, बिल्कुल रामायण सही बात। आपने लिख दी, तो वो नहीं लिखना, लेकिन रेलेवेंट उसके आसपास की चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी आंसर राइटिंग से रिलेटेड बातें जी कि आपको क्या लिखना है। अगर नहीं आ रहा है तो वहां पर आपको क्या करना है? जी लिखना है, लेकिन उससे रिलेटेड लिखें। रिलेवेंट चीज़ें। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉपीज जो हम पुरानी कॉपीज देखते हैं तो उनमें अगर रिलेवेंट भी नहीं है ना, और थोड़ा उसके रिगार्डिंग है, मतलब लगभग लगभग, तो भी उसमें नंबर्स आए नंबर हुए हैं। दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सर। ऐसा मिलता है, मतलब तो नंबर्स आ जाते हैं। आ जाते अच्छा सर, ये एक हमारा इशू हमेशा स्टूडेंट्स का रहता है कि टीचर्स भी बोलते रहते हैं, वो भी पढ़ते हैं, हैं। जी तो सब ये कहते हैं कि नोट्स बनाओ खुद के, जी 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 है ना, हाथ से नोट्स बनाओ। जी जी तो अब नोट्स बनाने का ये जो इशू है, ये एग्जैक्टली बनाएं कैसे, ये बड़ी समस्या रहती है जी कि नोट्स बनाते बनाते पता लगता है कि पूरी बुक लिख दी, लिख दी, है ना, बिल्कुल। और छोड़ने लगते हैं तो पता लगता है सब कि छूट बुक में ज्यादा मैटर है, अपने वहाँ नोट्स में छूट कुछ है गया, नहीं। वहाँ छूट तो गया। करे क्या ये? बिल्कुल सर, नोट्स बनाना एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का हाँ कि सर नोट्स कैसे बनाएं। हालांकि देखो, मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि मेरी आदत कम है नोट्स बनाने की, लेकिन मैं फिर भी कईयों को गाइड करता हूँ, देखता हूँ, तो मेरा यही है कि आप जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो चीज़ है उसके कीवर्ड्स लिख दीजिए। एक शॉर्ट नोट्स का नाम ये मत बनाइए आपने पूरी डिटेल लिख दी। कीवर्ड्स जो पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। ये कीवर्ड हैं, ये जैसे कोई स्कीम है तो इस डेट को लॉन्च हुई, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, खत्म। बस उसके बारे में डिटेल मत लिखिए, इतना पैसा खर्च हुआ, ये हुआ, ये हुआ, नहीं, फिर तो कि वो शॉर्ट नोट नहीं है। तो आप बनाइए, तो उसका तरीका ये हो सकता है। हालांकि सबका एक इंडिविजुअल होता है, और मैं तो कहूँगा आप अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है उसको फॉलो भी कीजिए आप, क्योंकि हर की इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है। तो यदि आप बनाते हो तो आप बनाइए, नहीं बनाते हो तो आप, जैसे मैं नहीं बनाता था जनरली, मैं ऑनेस्टली कहूँ, लेकिन बनाने का तरीका यही हो सकता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं उस क्वेश्चंस के, उस टॉपिक के, तो वो कीवर्ड आप लिख लीजिए, बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल ताकि आपके रिवीजन के टाइम में लास्ट मोमेंट में वो चीज़ आपके काम आए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मल्टीपल सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं तब तो आपको नोट्स बना लेना चाहिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपको उस दौरान बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करना होता है। तब आपको एक मैटर रहेगा जिसे आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। जी लेकिन अगर आपके पास में एक सिंगल सोर्स है, जो ही अपने आप में नोट्स हैं, जो ही अपने आप में सब कुछ है, तो आप फिर नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं, कीवर्ड्स को कर सकते हैं, वही आपके शॉर्ट नोट्स, हाँ, तो आप लेकिन उन्हीं फिर को भी बार बार रिवीजन हाँ, कर लीजिए। बिल्कुल लेकिन फिर भी आप बनाते हो तो आप कीवर्ड टाइप में आप बिल्कुल, नोट्स फिर बना भी कीवर्ड टाइप में एक फास्ट रिवीजन, क्योंकि होता के क्या है लिए। कि प्रीलिम्स का एग्जाम है, मेंस का हाँ एग्जाम है, हम तो चाहते हैं कि 1 घंटे में 1 पूरा घंटे सब्जेक्ट पहले पढ़ लास्ट डालें में एक बार। जाके वहाँ पे गेट के बाहर गेट बैठ के के बाहर भी पढ़ते एक हैं, बार अपन ने सब्जेक्ट देखा है, कंप्लीट कर बच्चे लें। पढ़ रहे होते हैं, हाँ, तो तो उस टाइम वो आपके काम आ सकते हैं। वो काम आ हाँ, जाएंगे, जी। ये बिल्कुल सही बात है। तो बुक लिस्ट का और आंसर राइटिंग सेशन का ये हमने सारी सर से पूछ लिया है। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी रही है और काफ़ी शानदार तरीके से सर ने समझाया अभी ये सारी चीज़ों को। अब कुछ चीज़ों का हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सर का क्योंकि एक स्टूडेंट, एक तो जॉब वाले स्टूडेंट होते हैं सर, जी एक होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ डेडिकेटेड होके सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। जी दोनों का शेड्यूल अलग अलग हो सकता है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि उन स्टूडेंट्स की जिनके पास में पूरे 24 घंटे हैं, है ना, सोने के, खाने के, पीने के, नहाने के, सारे, जी जी पढ़ने के भी। पढ़ने का टाइम आप तो पहले आप अपनी तरफ से बताइए कि आप कैसे उन 24 घंटों को अपने लिए मैनेज करते थे।
जी, यदि मैं अपने टाइम शेड्यूल का बात करूं तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरा जो पढ़ने का तरीका है वो टारगेट बेस है। टाइम वो घंटे के आवर्स के हिसाब से मैं जनरली नहीं पढ़ता। तो मेरा होता था कि मैं मेरा डेली टारगेट बनाता था कि आज अपने को ये टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ले ली, ये ले लिए सेक्शन। अब इसमें से अपने को 10 पेजेस यहाँ तक का ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो मेरी टारगेट बेस्ड स्टडी होती थी। अब स्टडी मैं कब करता था, क्या है, तो मैं जनरली, क्योंकि बीटेक कर रखा है तो आदत है कि लेट नाइट सोने की और लेट उठने की। हाँ, तो मैं 10-11 बजे तक उठने की मेरी जनरली आदत है। हाँ, तो वो आदत शुरू से है। तो मैं उसके बाद में मेरी स्टडी मेनली होती थी, वो 1-2 बजे स्टार्ट करता था और शाम को 6-7 बजे तक स्टडी होती थी। उसके बाद में 7 से 8 बजे का हमारा टाइम पीरियड होता था। हमारे फ्रेंड्स के साथ हम चाय की थड़ी, जो जयपुर में फेमस है, आपने भी सर, तो वहाँ जाके हम रिलैक्स होते थे, चाय पीते थे। उसके बाद में वो चाय की थड़ी, तो वो टाइम होता था। उसके बाद में खाना वाना होने के बाद में 9 बजे से वापस मैं स्टार्ट करता था और 12-1 बजे तक जो टाइम होता था, तब मेरा टाइम शेड्यूल होता था पढ़ने वाला जनरली। तो मैं 7-8, 6-7 घंटे मैं जनरली डेली पढ़ लेता था। अब हालांकि उसमें फिर टेस्ट सीरीज़ का अलग से हो जाता था। कभी कोई क्लासेस लेनी होती थी, इंडिविजुअल कोई क्लासेस होती थी, वो अलग से ले लेते थे। अभी यदि बात करूँ बाकी बच्चों का कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो जैसे मैंने अपना बताया कि आप टारगेट बेस पढ़िए। आप आवर्स, कुछ बच्चे क्या होते हैं सर, 14 आवर्स का टाइम टेबल बना देते हैं। हाँ, कि 14 घंटे पढ़ूंगा उसमें लगे रहते हैं। और उसमें टाइम टेबल बनाया और उसको कभी चिपका दिया दीवार पे, देखते भी रहते हैं और वो देखा कि घंटे बच रहे हैं, 2 घंटे बच रहे हैं। अब वो पढ़ नहीं रहे, उनका ध्यान क्या है, घंटे पूरे करने में, कि अपने घंटे पूरे होने। फिर क्या होता है, वो शेड्यूल इतना हेक्टिक बना लेते हैं कि वो कभी पूरा ही नहीं होता, फॉलो ही नहीं हो पाता। वो तो टाइम टेबल, आप अपना टारगेट बनाइए। अरे आपको तो नोट्स, ये घंटे थोड़ी पूरे करने हैं, आपका टारगेट क्या है, बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप अपना, हालांकि सबका इंडिविजुअल होता है, जो बनाते हैं मैं उनको भी नहीं कह रहा कि आप मत बनाइए, हालांकि उससे आप बढ़िया पढ़े तो बढ़िया पढ़िए, लेकिन आप टारगेट बेस पढ़ोगे तो आपके पास आउटपुट बेहतरीन आने वाला है, ज़्यादा अच्छा आउटपुट आने वाला है। आप पढ़ोगे कब, कुछ बच्चे कहते हैं सर दिन में पढ़े, मॉर्निंग में उठ के पढ़े। देखो, ये कोई नियम नहीं होता, ये ऐसा कोई नियम किसी ने बनाया है, वो पुराने नियम है। आजकल लेट उठ के भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता था, मेरे कई फ्रेंड्स भी पढ़ते हैं, लेट उठ के पढ़ते हैं। सुबह पढ़ते हो तो सुबह उठ के पढ़ लीजिए, लेकिन ये नहीं कि सुबह आपको नींद आ रही है, आप 6 बजे उठ गए और आपको नींद आ रही है, आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल सही बात। अपना खुद का अपना एक शेड्यूल बनाइए जिसमें आप बेहतरीन पढ़ सकते हो, जिस टाइम आपका आउटपुट ज़्यादा आता है, जब आपका दिमाग अच्छे से काम करता है। क्योंकि प्रॉपर नींद लोगे, दिमाग ज़्यादा काम करेगा। 2 घंटे की चीज़ 1 घंटे में पढ़ डालोगे। बिल्कुल सही बात। तो अपना खुद का शेड्यूल बनाइए, किस टाइम आप बेहतरीन पढ़ सकते हो, तो वो शेड्यूल आपका बेहतरीन है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसा कि सर ने बताया कि पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, जो आपकी मर्जी पढ़े उस टाइम पे पढ़ो, लेकिन डेडिकेट होकर पढ़ो, फोकस्ड पढ़ो, टारगेटेड पढ़ो। यही हमारी स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, कि हमें एक टॉपिक डिसाइड कर लिए हम, दिन के, सप्ताह के, महीने के, तो इन टॉपिक्स को डिसाइड करके और आप उन्हें अचीव करने की कोशिश करो। आपका गोल दिन का अचीव होता रहेगा तो सप्ताह का भी हो जाएगा, और सप्ताह का होगा तो मंथली भी हो जाएगा। साथ ही साथ रिवाइज का भी टाइम रखो, उसमें बराबर रिवाइज भी होता रहना चाहिए। तो सर, जैसे रिवीजन का जो रहे, किस टाइप में करना चाहिए रिवीजन, मतलब कि डेली बेसिस पे रिवीजन होना चाहिए, मंथली बेसिस पर होना चाहिए रिवीजन, या कई बार स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि मतलब सब्जेक्ट कितने साथ में पढ़ें, एक साथ पढ़ें, या एक ही सब्जेक्ट को लेकर महीने महीने तक लगे रहें, और या फिर 4-4, 5-5 सब्जेक्ट साथ साथ रखें। बिल्कुल सर, यदि मैं सब्जेक्ट की बात करूँ कि एक साथ कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि सर 2 या 3 मैक्सिमम आप रख सकते हो। 3 से ज़्यादा फ्रंट ओपन मत कीजिए, ज़्यादा फ्रंट ओपन करोगे आपकी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि माइंड, दिमाग की एक लिमिट है भाई, कि उस टाइम, एक टाइम में वो इतने एब्जॉर्ब करेगा ना चीज़ें, कि यदि तो आप 2 या 3 से ज़्यादा, मैं कहूँगा 3 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम रख सकते हो। अभी प्रीलिम्स का टाइम है तो 3 सब्जेक्ट आप रखिए, 2-2 घंटा रखिए, ताकि आप उससे बोर ना हो। साथ में एक करंट अफेयर का आप सेक्शन रखिए, कि आप जब भी घंटे भर जब भी उसको टाइम दे सकते हो, साथ में वो रखिए। तो ये होना चाहिए कि शेड्यूल 3 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम रख सकते हो। अलग अलग सब्जेक्ट रखिए ताकि उनमें बोरियत ना हो, आपको मज़ा आता रहे पढ़ने में, ठीक है। तो वो आप उसमें रखिए, तो आप 2 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट आप रख सकते हो। और सर रिवाइज वाला? हाँ, रिवीजन की सर यदि हम बात करें तो मेरा जो शेड्यूल था जनरली ये होता था कि मैं 7 दिन पढ़ता था, तो 6 दिन मैंने पढ़ लिया, 7वें दिन उनको जो सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं उनको रिवीजन कीजिए, क्योंकि बहुत फास्ट रिवीजन होता है। यदि आप अभी लेटेस्ट चीज़ें पढ़ी हैं तो लास्ट डे आप उसको रिवीजन कीजिए। तो मेरा होता था वीकली रिवीजन का प्लान होता था, क्योंकि वीकली रिवीजन करोगे और वीकली रिवीजन के बाद में आपको 15 या 20 दिन बाद में उन सब्जेक्ट को दोबारा लेना है।
उनको आप कोर सब्जेक्ट में मत लीजिए, आपको उनको साइड में 1 या 2 घंटा रखिए, उनको 15 या 20 दिन बाद में फिर से रिवीजन। बिल्कुल, मतलब जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे सर आप, उतना ही आपके पास कंटेंट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, चीज़ें परमानेंट मेमोरी में जाने लगेंगी और आप चीज़ों को भूलना कम काम हो बिल्कुल सही बात है। तो ये तो रहा जनरल जो स्टूडेंट्स है जो फोकस तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सर कई स्टूडेंट्स होते हैं जॉब के साथ में तैयारी करते हैं। जी सर। तो ये टाइम शेड्यूल सर कैसे बनाएं कि जॉब भी मैनेज हो जाए और तैयारी भी हो जाए? बिल्कुल सर, राजस्थान में ये काफ़ी लोग हैं वो जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं और आरएस में काफ़ी बच्चे वो लोग हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो उनका होता है अपना एक टाइम मैनेजमेंट। जैसे आप टीचर हो तो आप अपने स्कूलिंग टाइम के अलावा जब भी आप बेहतरीन पढ़ सकते हो, जब आपके पास डिस्टर्बेंस नहीं है, जब आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत है, तो वो टाइम आप चूज़ कीजिए और उसमें आप अपना टारगेट बनाइए कि आज मेरे को ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने। आप थोड़े से कम सब्जेक्ट रखिए, थोड़ा सा जल्दी रिवीजन कीजिए। तो आप उस टाइम को चूज़ कीजिए जब आप बिल्कुल फ्री हो, आपके डिस्टर्बेंस कम से कम है, तो उस टाइम को आप चूज़ कर सकते हो और तब आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद में आप लास्ट में यदि आप मेंस दे रहे हो, इंटरव्यू का टाइम जैसे प्रीलिम्स का टाइम है, तो 15 या 20 दिन के आप ऑफ ले लीजिए। मेंस के टाइम में आप ऑफ ले लीजिए 2-3 महीने का, 2 महीने का, आप बिल्कुल फिर डेडिकेटेड होके कीजिए। लेकिन साथ साथ यदि करना है जॉब के साथ, तो तब तक एक ऐसा टाइम शेड्यूल बनाइए जिसमें आप अपना बेहतरीन आउटपुट दे सकते हो। बिल्कुल सही बात है। तो सर कई बार स्टूडेंट्स का ये रहता है कि ये इंग्लिश न्यूज़पेपर वाला सीन क्या है, मतलब कई स्टूडेंट्स हिंदू को लग जाते हैं, बिल्कुल है ना, उसमें टाइम भी सर एक्चुअली क्या है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को है ना उसमें 4-5 घंटे निकल जाते हैं उनका, फिर वो बाकी स्टडी कहाँ से करेंगे? तो करना चाहिए, क्योंकि जैसे डिसाइडिंग भी है इंग्लिश, तो करना चाहिए, कैसे करें ये थोड़ा सा आप समझाइए। जी सर, न्यूज़पेपर की यदि इम्पोर्टेंस की बात करें, न्यूज़पेपर रियली इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि हम हिंदू पढ़ें, एक्सप्रेस पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बिल्कुल, तो वो हिंदू है, एक्सप्रेस है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ तो आप उसको रेफर कर सकते हो, क्योंकि आपको 2 या 2.5 घंटे वहाँ देने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। उतना टाइम आप वहाँ दोगे। लेकिन राजस्थान में करंट अफेयर इतना डीप नहीं आता। आप कुछ मैगजीन्स है, जैसे सर मूमल है, क्रोनोलॉजी है, तो ऐसी जो मैगजीन है आप करंट अफेयर के लिए वो रेफर। न्यूज़पेपर की बात करें तो आप राजस्थान पत्रिका, मेरी तरफ से सजेशन होगा कि आप पत्रिका पढ़िए और उसमें करंट अफेयर के लिए, और न्यूज़पेपर के नाम पे आप पढ़ो तो वो पढ़िए, ठीक है। और यदि आपको और थोड़ा सा बेहतरीन पढ़ना है तो दैनिक जागरण को आप रेफर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, उसका लेवल भी काफ़ी है। यूपीएससी वाला सा जो लेवल है, इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो लेवल है उसका वो लेवल है। तो आप हिंदी वाला पढ़िए। इंग्लिश वाले बच्चे तैयारी, वो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो हिंदू पे, एक्सप्रेस पे इतना टाइम यदि आप दोगे, उससे बढ़िया आप इधर टाइम दीजिए। बिल्कुल सही बात तो है। ये हमारे न्यूज़पेपर हो सकते हैं। पत्रिका, दैनिक जागरण यदि अवेलेबल है तो दैनिक जागरण आप पढ़ सकते हो, और आप मैगजीन पढ़िए करंट के लिए, पत्रिका पढ़ लीजिए और मैगजीन पढ़ लीजिए, काफ़ी काम हो जाएगा। तो मतलब करंट अफेयर का तो यही है कि आप न्यूज़पेपर आप जो फॉलो कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, जैसे सर जो भी पत्रिका आप बता रहे हैं, भास्कर भी है, भास्कर और भी आप कर रहे हो तो आप फॉलो करें। और जैसे आप उनमें से सर नोट्स बनाना चाहिए ना, कि साथ का साथ मेंशन करते चले हाँ, यदि कोई इंपॉर्टेंट है जो अपने सिलेबस से ओरिएंटेड चीज़ है, तो ये आपको इसीलिए कहते हैं सिलेबस आपको पता होना चाहिए। यदि सिलेबस पता होगा तो आप न्यूज़पेपर में से वो चीज़ निकाल पाओगे और अपने नोट्स ये अपने नोट्स में अपने लिख देंगे। बिल्कुल जी। तो जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए करंट अफेयर के लिए, सुजस मैगजीन हो गई है, मूमल है, मूमल मैगजीन्स हो गई, और भी कई मैगजीन्स आती है मार्केट में। आप एक मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप मंथली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं, ये मेंस प्रीलिम्स के सेक्शंस हो गए हैं, अब हम इंटरव्यू के सेक्शन पर चलते हैं और कुछ बातें करते हैं इंटरव्यू की। सर का क्या एक्सपीरियंस रहा? सर 2 बार आपने इंटरव्यू दिया। जी सर, जी। तो इस बार वाले इंटरव्यू की बात करते हैं अपन। तो पहले तो इंटरव्यू का जो बोर्ड था वो कैसा रहा आपके लिए? जी सर, जो आरपीएससी में जो इंटरव्यू होता है उसमें 4 मेंबर का सर जनरली बोर्ड होता है। बिल्कुल। एक चेयरमैन होता है जो जनरली आरपीएससी का मेंबर होता है, 3 एक्सपर्ट आते हैं इसमें, एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है, एक और एकेडमिशियन हो सकता है। तो ये 4 मेंबर का जो बोर्ड होता है, और जो बोर्ड का जो माहौल होता है काफ़ी, वो लोग, आपको लगता है आप बाहर जाके काफ़ी डरते हो, लेकिन अंदर जाने के बाद में वो लोग आपसे शुरुआत यही करते हैं कि भाई 10th कहाँ से की, 12th आपने कहाँ से की, जो शुरुआत वहाँ से होती है वो वहीं से करते हैं। तो आपको काफ़ी नॉर्मल कर दिया जाता है, नॉर्मल करने के लिए प्रोसेस होती है, और वो काफ़ी कोरिडियल होता, उनका जो है काफ़ी आपको कूल फील करवाते हैं शुरू में। उसके बाद में चीज़ें चालू होती हैं। चीज़ें जो चालू होती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं आपके बैकग्राउंड से, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है उससे चीज़ें आती हैं। दूसरी जो चीज़ें आती है, यदि आप जॉब में हो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ वहाँ से आने वाले। तीसरी जो है आपके होम डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं,
क्योंकि वहाँ से कि आपकी वहाँ क्या समस्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, अट्रैक्शंस क्या हैं वहाँ के, तो वो क्वेश्चन रहने वाले। और सबसे इम्पोर्टेंट है अभी से यदि आप तैयारी करने लग जाना, और वो होती है हॉबी। बिल्कुल। हॉबी राजस्थान के बच्चों की किसी की हॉबी नहीं होती भाई, होती ही नहीं है हमारी के लिए हॉबी, बनती क्योंकि है। आप तो सबको बता दो आपको बनानी पड़ेगी, तो आज से ही बना लो बिल्कुल सही क्योंकि बात। हॉबी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा जो इंटरव्यू चला था वो मेरा हॉबी पे ही चला था सर। और मैंने हॉबी ऐसी तैयार की थी क्योंकि मेरे पास बाकी चीज़ें, मेरे पास जॉब नहीं थी बिल्कुल। और कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी हॉबी तैयार करते हैं जहाँ से अपने से क्वेश्चन बने। तो आप ऐसी हॉबी जो मैंने जो हॉबी बनाई थी सर, वो थी टू स्टडी एंड डिस्कस इंटरनेशनल इश्यूज, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को पढ़ना और उन पे चर्चाएं करना। तो मेरा 25 मिनट के लगभग इंटरव्यू चला, तो उसमें 20 मिनट मेरा इंटरनेशनल इश्यूज पे ही चला था। उसके कारण मेरा जो इंटरव्यू था वो काफ़ी शानदार रहा, मतलब काफ़ी बढ़िया उसमें एक्सपीरियंस था और एक्सपर्ट्स काफ़ी खुश दिख रहे थे और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था चीज़ों को। तो आप ऐसी हॉबी बना सकते हो यदि आपके पास बाकी चीज़ें नहीं है, जॉब नहीं है आपके पास, कि आपसे क्वेश्चन कहाँ से बने, आप ऐसी तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था काफ़ी बढ़िया था। मेरा जो मेनली जो इंटरव्यू चला था वो इंटरनेशनल इश्यूज़ पे चला था, कि उस टाइम चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, म्यांमार में उस टाइम संकट था, म्यांमार में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इशू उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, भारत और चीन के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट है, उसके रूट कॉजेज़ क्या है, मेन रीजन क्या है, तो ये चीज़ें हैं। उस टाइम कोरोना पे भी कुछ, कोरोना वैक्सीन के बारे में पूछा गया, वैक्सीन के जो टाइप्स हैं क्या हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में, करंट में, मतलब हाँ वो ज़्यादा। और 10-15 दिन का आप करंट पढ़िए, करंट उस टाइम का पूछा जाता है। और एक पर्सनालिटी आप शुरू से ही अभी से फिल्म से आप मेंटेन रखिए और एक हॉबी के रूप में आप उसको एक हॉबी आप डेवलप कीजिए। बिल्कुल, मतलब इंटरव्यू में हम 4 सेगमेंट्स में बांट सकते हैं इंटरव्यू को जी। एक जैसा कि आपकी हॉबी जहाँ से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी। एक अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस दौरान जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, श्योर बनते हैं। एक हो गए सर जैसे कि आप होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और उस होम डिस्ट्रिक्ट पे रिलेटेड, और एक हो गया आपका समसामयिक करंट अफेयर जो वहाँ पर ज़्यादा, जैसे मुझसे भी मेनली जो मैं काम करा ज्योग्राफी जो मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा पूरा राजस्थान ज्योग्राफी पर इंटरव्यू चला। अच्छा जी। तो होता क्या है कि वो एक चीज को पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद में काउंटर करना वो वहां से ही चलता जाता, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते हैं, उनको थोड़ा ना पता है फिक्स पैटर्न उनका कुछ नहीं होता है, सही बात है, तो वहीं से क्वेश्चन निकालते हैं। तो कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया हो, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो सर यही पूछा गया था कि जो कोरोना है, कि सर कि कोरोना गाँव में, ये शहरों में तो फैल रहा है, गांव वाले तो इसको मानते ही नहीं है, क्या गांव में कोरोना फैलता नहीं क्या? तो उस टाइम ये चीज़ थी, एक क्वेश्चन पूछा गया और थोड़े दिन बाद में हमने देखा कि कोरोना का जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा गांव में उसने प्रभावित किया और सबसे ज़्यादा गांव में ये फैला और गांव में काफ़ी उसे क्योंकि उन लोगों ने हल्के में लिया चीज़ों को। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड लेयर थी और उसमें गाँव तक ये चीज़ें पहुँची, तो उनका ये मानना था कि ये नहीं जाता क्या, तो वो चीज़ बाद में ऐसा उसका बिल्कुल है। तो सर से हमने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस कर ली है और एक बहुत ही अच्छे प्रशासनिक अधिकारी आपको राजस्थान में मिल रहे हैं, और सर को और राजस्थानियों को मैं दोनों को बधाई देना चाहूँगा, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत काम भी करेंगे। सर का नेचर भी बहुत अच्छा है, आप पर्सनली मिलेंगे, आपके अगर काम जगह आएंगे वो तो बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अब ये हम कई सारी सीरियस बातें कर लिए हैं पढ़ने की और खूब सारी, अब हम कुछ फन सेगमेंट पे चलते हैं। तो सर मैं आपसे कुछ फटाफट क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उनका फटाफट आंसर भी करना है। जी बिल्कुल सर। सबसे पहला, अगर आप अपना नाम बदलना चाहें तो क्या रखना चाहेंगे? दीपक? यस सर। गुड। अपने जीवन साथी का नाम किस अक्षर से शुरू चाहते हैं? एम से। गुड। एम से शुरू चाहते हैं, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आप पोस्टिंग चाहते हैं तो राजस्थान की कौन सी जगह पर पोस्टिंग लेना चाहेंगे? स्टॉक में। और अगर आपको खाने के लिए कुछ चीज़ दी जाए तो आप क्या पसंद करना चाहेंगे? सर चूरमा, दाल बाटी चूरमा। और क्या बनाना पसंद है आपको? मुझे पराठे बनाने पसंद। ऐसी कौन सी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में दोबारा नहीं करना चाहेंगे? बीटेक मतलब की है। बिल्कुल। अच्छा, कौन सी जगह जो आपकी सबसे ज़्यादा विजिटेड है? सर जयपुर। गुड। जैसे कि कौन सी ऐसी चीज़ जो आप अपने दोस्तों में हेट करते हैं? बोर करना, कई बार पढ़ाई की बातें ज़्यादा करते हैं तो बोर हो जाए, वो बोरिंग करना। अच्छा। और पढ़ाई की बातें। ऐसी कौन सी मूवी जो आप नहीं देखना चाहेंगे कभी भी? रईस नहीं देखना चाहेंगे। अच्छा, कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस पसंद है? रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण।
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। अच्छा, दोनों की जोड़ी दोनों की आपको जोड़ी पसंद है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी मूवीज खूब देखी होगी यस, आपने? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो कौन सी मूवी सबसे ज्यादा देखी है आपने? मैंने सर रामलीला। अच्छा यस। ठीक है। अच्छा, इस साल आपने सबसे ज्यादा कौन सी चीज न्यूज़पेपर्स में इनमें देखी है? कौन सा ऐसा हॉट टॉपिक रहा है? कोविड, ऑब्वियसली कोविड। बिल्कुल। और आपने सबसे ज़्यादा अगर जब आप पढ़ रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ खाई होगी? स्टडी के टाइम बिल्कुल। खाई नहीं, पी है सर, चाय। अच्छा Yes. ठीक है, गुड। अच्छा ये बताइए कि पिछले 10 सालों में आपने क्या चेंजेस फील किया आपने? सर मैच्योरिटी आई है चीज़ों को लेके, समझ है चीज़ों को, और सोसाइटी के लिए समझ है कि चीज़ें क्यों हो रही है, उसके पीछे बैकग्राउंड, उसके पीछे चीज़ें क्या हैं, तो वो एक और समझ है। आगे की 10 सालों में आप क्या चेंजेस चाहते हैं? सर मैं चाहूँगा कि अपने आप को एक बेटर वर्जन अपने आप का चाहूँगा, और जो चीज़ें सोसाइटी से मैंने ली है मैं सोसाइटी को रिटर्न करना चाहूँगा। गुड। अगर आप अखबार में अपनी फ़ोटो चाहते हैं यस सर। तो कौन सी न्यूज़ के साथ ज़्यादा जाना पसंद करेंगे? सर कुछ अच्छी चीज़ें कि जो सोसाइटी के लिए मैंने बेटर किया हो, और उसके फिर साथ भी कौन सी? सर कि आई डन बेटर फॉर एजुकेशन और हेल्थ। गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे तो ये आंसर्स काफ़ी पसंद आए, होप कि आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो इन सभी शानदार आंसर्स के लिए, इनके मोटिवेशन के लिए अनअकैडमी की तरफ से सर को दिया जाता है एक गिफ्ट हैम्पर। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सर। जैसा कि हमारे शो में एक परंपरा रही है सर कि Yes. आप अपने एक फ्रेंड को टैग करेंगे जिन्हें हम प्लेटफॉर्म पे बुलाएं और उनसे भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड बातें कर सकें। तो आप कौन से फ्रेंड को टैग करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, मेरा फ्रेंड है हाल ही में RS 2018 में जिसकी 29th रैंक है, और वो अभी असिस्टेंट कमांडेंट एज वर्क कर रहे हैं। तो नाम है उनका राजेश जाखड़, रैंक 29th है उनकी। तो मैं काफ़ी अच्छे मोटिवेशन, वो स्पीकर भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं उनको टैग करना चाहूँगा कि वो यहाँ आए और बच्चों को मोटिवेशन दे। बिल्कुल, तो हम राजेश जाखड़ सर को भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और अब हमारा लास्ट ये है सर कि जाते टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे बच्चों को आप एक कौन सा मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो फोकस्ड वे में स्टडी कर सकें? जी सर, तो लास्ट में एस्पिरेंट्स मैं अपनी तरफ से जो आपको मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन जो आपको रखना है वो अपने टारगेट को दिमाग में रखना है, दिलो दिमाग में उसको बिठा लेना है। जब आपके दिमाग में टारगेट रहेगा, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? इंटरनल मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन होता है। मैंने आपको मोटिवेट किया, आप 2 दिन 3 दिन 5 दिन मोटिवेट रहोगे, फिर आपका मोटिवेशन डाउन चला जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है, अपने आप को इंटरनली मोटिवेट रखिए। अपने पेरेंट्स की जो तस्वीर है उसको आप दिमाग में रखिए कि उनको जब अपन बनेंगे तो उनको कैसा फील होगा। जब सोसाइटी आपका सम्मान समारोह करेगी, जब आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिलेगा, इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए, वो आपको मोटिवेट रखेंगी। और आपको ये जो जर्नी है उसमें हार्ड वर्क करना है, ऑनेस्टली हार्ड वर्क कीजिए। अपने आप को पैसेंस, सब, क्योंकि ये RS की जो वैकेंसी है, जर्नी है, आपको पैसेंस बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे लास्ट में कहूँगा कंसिस्टेंसी, यानी कि कंटिन्यूटी अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें बिल्कुल बनाए रखिए। तो ये 3 मंत्र दे रहा हूँ, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड पैसेंस। ये रहेगा तो सब कुछ होने वाला है। और अपने आप को इंटरनली मोटिवेट रखिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। और ये जो सेशन था काफ़ी बेहतरीन रहा, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही हम और भी एजुकेटर्स और टॉपर्स के साथ में मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। लेट्स क्रैक इट।